राजकुमार जी नमस्ते। नमस्कार संदीप जी। आज एक्चुअली हम सेफ इन इंडिया में जो पिछले 3 साल में हमने 2000 लगभग इंजर्ड वर्कर्स के साथ जो काम किया है गुड़गांव में, और उनकी जो हमने सहायता करी है ईएसआईसी के सिस्टम में, चाहे वो इलाज हो या कॉम्पेंसेशन हो, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा और आपसे थोड़ी एडवाइस और वर्कर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, यही बात है आज की। तो मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि कई वर्कर्स को ईएसआईसी के बेनिफिट्स मालूम ही नहीं है, हालांकि ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स है, एक बहुत अच्छी स्कीम है। तो आप वर्कर्स को क्या बोलना चाहेंगे कि इन फ़ायदों के लिए, इन चीज़ों के लिए ईएसआईसी पे आएँ और उसका प्रयोग करें? संदीप जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईएसआई स्कीम एक बहुत ही बढ़िया, कॉम्प्रिहेंसिव और हमारे वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी के एंगल से एक पावरफुल स्कीम है, सॉलिड स्कीम है। लेकिन वर्कर्स को शायद इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है जो होनी चाहिए। अब इसके बहुत सारे हिस्टोरिकल रीज़न भी रहे हैं। ईएसआई स्कीम जब शुरू की गई थी तो ये पूरे देश में लागू नहीं की गई एक साथ। इस स्कीम को इंडस्ट्रियल सेंटर तक सीमित रखा गया और सिर्फ वर्ष 2014-15 में ये सोचा गया कि भाई इस तरीके से पूरा देश तो इंडस्ट्रियलाइज नहीं है, और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो सर्विस ओरिएंटेड हो गई हैं। तो अब इंडस्ट्रियल सेंटर में ही इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। हमारी बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी सर्विसेज सेक्टर में, शहरों में, रेस्टोरेंट में, किराने की दुकानों पर और हर तरीके से होने लगी है। आज 50% से अधिक हमारी जीडीपी सर्विस सेक्टर से आती है। तो 14-15 में ये डिसाइड किया गया कि इंडस्ट्रियल सेंटर यानी कि अप्रोच रखने की बजाय यदि हम हर ज़िले को इस एक्ट के तहत ले आएँ और जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो एस्टेब्लिशमेंट के तौर पर मानी जाती हैं, उसमें फैक्ट्री भी आ जाती हैं और नॉन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स भी आ जाते हैं, सर्विस सेक्टर के एस्टेब्लिशमेंट भी आ जाते हैं, तो हमारा कवरेज तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है। तो शायद इस कारण से बहुत सारे वर्कर्स को ईएसआई कानून के बारे में और ईएसआई से क्या सुविधाएं मिल सकती हैं उनके बारे में पता नहीं है। लेकिन अब चूँकि हम डिस्ट्रिक्ट अप्रोच के तहत जा रहे हैं और आज देश के 722 ज़िलों में से 566 ज़िलों को हमने या तो पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिया है या कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को हमने कवर किया है, तो हम वर्ष 2022 तक देश के सारे ज़िलों में ईएसआई स्कीम को पहुंचाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम या पब्लिसिटी हम करेंगे उसमें लोगों को भरोसा होगा कि ईएसआई स्कीम उनके एरिया में लागू पड़ती है और उस स्कीम में वो अपने एम्प्लॉयर के माध्यम से शामिल हो सकते हैं। हमारा ये भी हमने देखा है कि एक तो हमने बोला कई वर्कर्स को मालूम नहीं है स्कीम के बारे में, तो आप उनकी जानकारी के लिए काम करेंगे। लेकिन जो लोग हमारे पास आते हैं 2000 में से 1300 वर्कर ऐसे थे जिनको अपना इंश्योरेंस कार्ड एक्सीडेंट के दिन या उसके बाद मिला। इसके कई कारण हो सकते हैं। इन हालातों में आपको क्या लगता है कि ईएसआईसी को क्या करना चाहिए या क्या करेगा, और वर्कर को क्या करना चाहिए और क्या करे, और आपके पास कैसे वो आए? अब कानूनी व्यवस्था ऐसी है कि वर्कर ईएसआई स्कीम में अपनी मर्जी से कवर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा उसकी सैलरी में से आता है और थोड़ा एम्प्लॉयर के पॉकेट में से आता है। अब जब दो लोग मिलकर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो स्कीम की जो योजना है उसके हिसाब से एम्प्लॉयर के ऊपर पूरा फोकस रखा गया है। सारी जिम्मेदारी एम्प्लॉयर के ऊपर डाली गई है कि उसको डिक्लेयर करना है कि उसके एस्टेब्लिशमेंट में कितने वर्कर काम करते हैं, उन वर्कर्स को क्या वेजेस दिए जा रहे हैं, कितने दिन उन्होंने काम किया है, और उसका जो परसेंटेज है कंट्रीब्यूशन का एम्प्लॉयर कलेक्ट करता है और वो ईएसआई तक पहुंचाता है हर महीने। अगर एम्प्लॉयर जो है वो सारे वर्कर्स की संपूर्ण जानकारी ईएसआई को नहीं देता है या उनमें से कुछ ही वर्कर की जानकारी देता है और बाकी को छोड़ देता है, उस परिस्थिति में हमारे पास वर्कर तो उम्मीद रखता होगा कि वो ईएसआई स्कीम में कवर हो चुका है, लेकिन हमारे पास उसका कवरेज नहीं होता है। और जब ऐसी परिस्थिति जैसे आपने बताया कि एक्सीडेंट हो गया, उस परिस्थिति में या कोई बीमारी हो गई, उस परिस्थिति में इलाज करवाने के लिए उस वर्कर की मेंबरशिप हमारे ईएसआई में नहीं होती है और हम उसको ये लाभ नहीं दे पाते हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि हम कैसे एम्प्लॉयर को
मोटिवेट कर सकें या एनफोर्स कर सकें हमारे कानून के प्रावधानों को, कि वो सारे वर्कर्स की संपूर्ण जानकारी ईएसआई स्कीम के साथ शेयर करें और उन्हें मेंबर बनाएं। इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि भाई जब हमारे पास कोई शिकायत आती है, उस शिकायत के आधार पर हम एम्प्लॉयर के यहाँ जाते हैं और अपने इंस्पेक्टर को भेजते हैं, उसके बाद फिर कवरेज कराते हैं। वो परिस्थिति को थोड़ा, भारत सरकार का ऐसा मानना है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में वो शायद कभी कभी इतनी पैलेटेबल परिस्थिति नहीं होती है और हमें बहुत ज़्यादा इंस्पेक्शन राज पर नहीं जाना चाहिए। और इंस्पेक्शन को भी रेगुलेट करने की व्यवस्थाएं की गई हैं, यानी कि हमारा कोई इंस्पेक्टर अपनी मर्ज़ी से वो किसी भी एम्प्लॉयर के दरवाजे पर जाके इंस्पेक्शन नहीं कर सकता है। लेकिन उसके व्यवस्थाएं की गई हैं कि अगर हमारे पास कोई शिकायत आती है, उस शिकायत पर एम्प्लॉयर का जो रिस्क प्रोफाइल होता है उसके बेसिस पर सिस्टम से अगर कोई इंस्पेक्शन का मामला तैयार होता है, तब उसके आधार पर ही इंस्पेक्टर जाके फिजिकल इंस्पेक्शन कर सकता है। तो ये तो हो गया इंस्पेक्शन, जिसमें हम सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है और उस व्यवस्था के तहत ही इंस्पेक्शन किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि हम वर्कर को कैसे एम्पावर करें कि वर्कर जो है वो स्कीम में अगर दाखिल हो चुका है तो उसे पता होना चाहिए कि मैं स्कीम का मेंबर हूँ। अगर वो दाखिल नहीं हुआ है तो उसे या तो एम्प्लॉयर के पास जाके कहना चाहिए कि भी ये सही स्कीम का मेंबर उसे क्यों नहीं बनाया गया है, या फिर वो हमारे पास आकर बोले कि भी आप एम्प्लॉयर को परसुएट करिए, उसको समझाइए कि उसने हमें मेंबर नहीं बनाया है और तुरंत उसे हमें मेंबर बनाना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में हमको, एम्प्लॉयर को, वर्कर को और आप जैसी संस्थाओं को, सेफ इन इंडिया को, अगर हम साथ में मिलकर काम करेंगे तो एक तो है जागरूकता पैदा करना, और दूसरा है कि हमें किस तरीके से इस स्कीम को एक्सेप्टेबल ऑन पॉकेट, यानी कि इसका अगर किसी को ऐसा लगता है कि बर्डन बहुत ज़्यादा है तो इस बर्डन को कम कैसे किया जाए, इसको कैसे ज़्यादा सर्विस ओरिएंटेड बनाया जाए। और मैं ये मानता हूँ कि इस स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए डंडा चलाने की ज़रूरत नहीं है, हमें ट्रस्ट पैदा करने की ज़रूरत है, जिसमें एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉई को स्कीम के ऊपर विश्वास हो कि इस स्कीम में वो जो भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उसको वैल्यू फॉर मनी मिल रही है। तो इस दिशा में हमने काम करना शुरू किया है। जैसा आपको पता होगा कि 1 जुलाई 2019 को भारत सरकार ने स्कीम का कंट्रीब्यूशन 6.5% से घटाकर 4% कर दिया है। वर्कर के लिए तो 1.75% से घटा के 0.75% कर दिया है, यानी कि ऑलमोस्ट 60% का रिडक्शन वर्कर के कंट्रीब्यूशन में किया है। तो इसका हेतु यही था कि लोगों को ऐसा ना लगे कि हम बहुत बड़ी रकम कंट्रीब्यूशन के तौर पर दे रहे हैं, और उस कंट्रीब्यूशन का दर में कमी आने से पिछले कुछ महीनों से मैं देख रहा हूँ कि मेरा कंट्रीब्यूशन में रिडक्शन जो 40%, मुझे लग रहा था कि 40% मेरा कंट्रीब्यूशन, मासिक कंट्रीब्यूशन नीचे आ जाएगा, आज वो कंट्रीब्यूशन 40% की बजाय करीब 26-27% पर आकर रुक गया है, यानी कि 12% कंट्रीब्यूशन और अधिक लोग देने लगे हैं। और मुझे ये भी बताया गया है कि हर महीने कंट्रीब्यूशन की रकम में 50-60 करोड़ रुपए की वृद्धि हो रही है, यानी कि बहुत सारे वर्कर, शायद उनको पहले ऐसा लगता होगा कि कंट्रीब्यूशन की दरें ज़्यादा हैं, तो कम होने से अब उनको लगने लगा है कि इस स्कीम का वो खर्च वहन कर सकते हैं और इस स्कीम में वो शामिल हो रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे कि हमने कंट्रीब्यूशन की दरों को कम किया, इसी तरीके से अगर हम योजना के तहत मिलने वाली सेवाओं को भी और अधिक कार्यक्षम बनाएंगे तो और अधिक वर्कर्स हमारी स्कीम में विश्वास रखेंगे, और वर्कर ही नहीं, उनके जो एम्प्लॉयर हैं, नियोक्ता हैं, उनको भी हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, तो वो स्वतः आगे आके वर्कर्स को स्कीम का लाभ देंगे। ये आपने बात करी वर्कर के लिए शिकायत करने का प्राविधान है, तो अगर एक फैक्ट्री में, एक एस्टैब्लिशमेंट 10 से ज़्यादा लोग हों तो वो ESIC के तहत आते हैं। आज का ये रूल है। कई वर्कर्स को मालूम नहीं है, तो इस माध्यम से उनको ये भी मालूम चलेगा। अगर किसी वर्कर को मालूम है कि यहाँ पर 10 से ज़्यादा लोग हमेशा काम करते हैं, और सिर्फ वर्कर ही नहीं, ऑफिस के लोग मिला के, सब मैनेजर मिला के, तो क्या तरीका है उस वर्कर के पास कि वो किसी भी माध्यम से ESIC आपको आके बताए और बिना अपने आप को रिस्क में डाले शायद वो ESIC के फ़ायदे ले पाए? नहीं, आपने एक बहुत बड़ा जो प्रश्न उठाया है और उसको कैसे हम हल कर सकते हैं।
इसके बारे में हम विचार कर रहे हैं और हम जानते हैं कि आज देश के अंदर सोशल मीडिया कितना पॉपुलर हो चुका है। कहा जाता है कि हमारे देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों के पास मोबाइल है और 40 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफ़ोन है और सोशल मीडिया स्मार्टफ़ोन पर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और तो जो ये मोबाइल पेनिट्रेशन है, इसका लाभ लेते हुए, सोशल मीडिया का लाभ लेते हुए हम भी विचार कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम क्यों ना वर्कर्स के पास जो भी साक्ष्य हैं, जो एविडेंस है कि भाई यहाँ 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ईएसआई स्कीम के तहत आना चाहिए। तो शायद हम अधिक फोर्स के साथ एम्प्लॉयर को कह सकेंगे कि भाई हमारे पास अब एविडेंस भी है और वो एविडेंस हमें सोशल मीडिया से प्राप्त हुआ है और वो एविडेंस हम आपसे पहले शेयर करेंगे, आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगे, फिर हम तय करेंगे कि भाई आगे क्या किया जाए। तो इस दिशा में हम विचार कर रहे हैं। अब हमारी कॉरपोरेशन की मीटिंग होगी, उसमें भी हम ये मुद्दा उन तक ले जाएंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम कैसे एक तो साक्ष्य या एविडेंस कलेक्ट कर सकें, जैसा कि आपने बताया कि 10 लोग या 10 से अधिक लोग काम करते हैं, और उसका सही उपयोग करते हुए हम किस तरीके से नियोक्ता को एक तरीके से प्रेरित करें कि भाई आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, ये कानून के विरुद्ध है और हमारे पास चूँकि साक्ष्य है तो इस साक्ष्य की या तो आपके हम एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप साक्ष्य के विरुद्ध में अगर आकर कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर हमें बताइए, अन्यथा इस कानून के प्रावधानों का पालन करिए। ये एकदम सही बात है। हमने भी देखा है कि इंजर्ड वर्कर्स जो हमारे पास आ रहे हैं उनमें से 50% से ज़्यादा के पास स्मार्टफोन है और 20% और लोग हैं जिनकी फैमिली में एक स्मार्टफोन है और 70% लोग फेसबुक पे हैं। तो अगर ये बढ़ रहा है धीरे धीरे और बढ़ेगा ही, तो आपकी बात एकदम ठीक है कि वर्कर्स को सोशल मीडिया यूज़ करके बताना चाहिए ईएसआईसी को, और ईएसआईसी को मौका देना चाहिए कि ईएसआईसी अपना काम ठीक कर पाए। इसमें वर्कर्स का भी एक रोल है और तो ये बड़ी आपने अहम बात बोली। इसी तरह हमने देखा है कि 2000 वर्कर में से जो इंजर्ड हैं 1200 से ज़्यादा पहले एक छोटे हॉस्पिटल में गए, फिर ईएसआईसी में आए 24 से 48 घंटे के बाद। अब ये छोटे हॉस्पिटल्स की क्वालिटी जो है कई बार, ज़्यादातर इनफैक्ट ईएसआईसी के हॉस्पिटल्स की तरह नहीं होती। तो क्या कुछ, एक तो ये शिकायत वाली बात फिर से आती है कि वर्कर को बताना चाहिए ईएसआईसी को खुद ही, क्योंकि तब तक उसको टीआईसी कार्ड मिल चुका होता है तो उसको पता है कि अब वो ईएसआईसी का मेंबर है, तो एक उसका रोल है। पर क्या इसमें सरकार का भी एक रोल है? उन हॉस्पिटल्स को रिपोर्ट करना चाहिए, सिस्टम को किसी तरीके से डिस्करेज करना चाहिए, और ये जो 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 लोग हैं, बीमार हैं, घायल हैं, उनको पहले ईएसआईसी आना चाहिए क्योंकि उनके हाथ बच सकते हैं, क्योंकि ईएसआईसी के डॉक्टर उन छोटे हॉस्पिटल से कई बार बेटर हुए हैं। अब हमारी जो व्यवस्था है उसमें ईएसआईसी के हॉस्पिटल लगभग 150 से ज़्यादा स्कीम के हॉस्पिटल हैं, पूरे देश में हैं। और जैसा कि हमने बात करी कि ये योजना पूरे देश में हम आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर अभी हमारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार नहीं हुआ है। तो आप जो बात कह रहे हैं उसमें एक प्रिजम्पशन है कि ईएसआई स्कीम के तहत कोई ना कोई फैसिलिटी उस विस्तार में, एरिया में अवेलेबल है। और नई फैसिलिटी बनाने में, तैयार करने में, जैसा कि आप जानते हैं, समय लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल, नर्सिंग को पोस्ट करना होता है, तो इस प्रक्रिया में 3-4 वर्ष का समय निकल जाता है। इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकला जाए, तो हमारे कॉरपोरेशन ने इस बारे में विचार किया और तय किया कि जितने भी नए विस्तार, नए एरियाज़ हमने स्कीम में कवर किए हैं, वहाँ पर हम आयुष्मान भारत के साथ एक पार्टनरशिप करेंगे। आयुष्मान भारत का लाभ ये है कि उनके स्कीम में ऑलरेडी 15,000 से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एनरोल हो चुके हैं। तो ईएसआई स्कीम का वर्कर अगर आयुष्मान के हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा ले, तो चूँकि वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ कर रहा है कि मैं ईएसआई स्कीम का वर्कर हूँ, ईएसआई हॉस्पिटल का भले वो इंतज़ार करे कि ना करे, क्योंकि ईएसआई हॉस्पिटल हो सकता है उसके नज़दीक में हो सकता है ना भी हो, लेकिन उसे तुरंत मेडिकल हेल्प मिलनी चाहिए, उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो जो नए विस्तार हैं उनके लिए तो हमने आयुष्मान भारत के साथ एक एमओयू भी साइन कर लिया है और शीघ्र ही हम ईएसआई स्कीम के वर्कर्स
को आयुष्मान में कवर करेंगे। आयुष्मान में 5 लाख तक का कवरेज है, लेकिन ईएसआई स्कीम जैसा कि आपको पता है कि इसमें कोई ट्रीटमेंट की मर्यादा नहीं होती है। तो हमारे वर्कर को आयुष्मान स्कीम के तहत जो एस्टेब्लिशमेंट हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ जाकर चिकित्सा की सेवाएं और लाभ लेने का प्रावधान हमने रखा है। लेकिन अगर खर्च की सीमा 5 लाख के ऊपर जाती है तो वो खर्च भी ईएसआई वहन करेगा, ऐसा भी हमने एमओयू में प्रावधान रखा है। तो ये तो बात हुई नए विस्तारों की। अब पुराने विस्तारों में उन्हें आज ईएसआई स्कीम के हॉस्पिटलों में आना पड़ता है, और अच्छी बात है कि वहाँ पर उन्हें अच्छी सेवाएं उपलब्ध होती है। लेकिन अगर वो गलती से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए जहाँ पर उनका ठीक से इलाज नहीं हो रहा है, तो हम ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से हमने नए कवर्ड एरियाज़ को हमने आयुष्मान में के अंदर शामिल किया है, आयुष्मान का भी लाभ पैरेलली हम देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारा ये प्रयोग सफल रहा तो आने वाले दिनों में जो पुराने विस्तार हैं जहाँ पर हमारे स्कीम का हॉस्पिटल हो सकता है, लेकिन शायद नज़दीक में तुरंत एक्सीडेंट के कारण नज़दीक के प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर जाने की ज़रूरत खड़ी होती है, तो वहाँ पर भी आयुष्मान भारत स्कीम के तहत के प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी ईएसआई स्कीम के वर्कर को ऐसी परिस्थिति में इलाज की सुविधा उपलब्ध हो सके, उस पर भी हम विचार करेंगे। आपने हॉस्पिटल्स की बात करी, डिस्पेंसरीज़ हैं कई सारी। इसमें जो हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि 2018 में हमने एक ईएसआईसी हित लाभ डायरी लॉन्च की थी, और वो हमारी काफ़ी बात हुई इसके बारे में, और उसके बेसिस पे शायद आपने एक ईएसआईसी हेल्थ डायरी लॉन्च की है। उसके बारे में आप वर्कर्स को क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि हम सब, वो अच्छी डायरी है, हम चाहते हैं कि वर्कर्स उसको यूज़ करें। तो उसके बारे में आपका कोई मैसेज वर्कर्स के लिए कि वो क्या करें, कैसे यूज़ करें, कहाँ से लें ये डायरी? एक्चुअली आपकी जो हित लाभ डायरी थी उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि अगर हर वर्कर के पास, चूँकि हेल्थ एक मेजर बेनिफिट देते हैं हम लोग, तो हेल्थ पासबुक के नाम पर ऐसी ही एक डायरी अगर हम हर वर्कर को दें, उसके परिवारजनों को भी दें, तो उसके 2 लाभ हैं। एक तो उनका मेडिकल रिकॉर्ड उस हेल्थ पासबुक में बन जाएगा, और जो उनके पास रहेगा, तो फिर कभी भविष्य में उनको इलाज की ज़रूरत होगी तो कोई भी डॉक्टर, ट्रीटिंग डॉक्टर देख सकता है कि इससे पहले किस तरीके से इलाज हुआ। लेकिन उससे भी बड़ा लाभ जो है वो वर्कर को मिलेगा कि उस हेल्थ पासबुक के अंदर कवर पेज पे जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उसमें उसकी पूरी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश की जा रही है। यानी कि उसका नाम क्या है, पता क्या है, उसका ब्रांच, कनेक्टेड ब्रांच ऑफिस कौन सा है, उसका अटैच्ड डिस्पेंसरी कौन सी है, और उसका एम्प्लॉयर कौन है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर उसको अपनी हेल्थ पासबुक के फ्रंट पेज पर ही मिल जाती है, तो ईएसआई स्कीम में या भविष्य में आयुष्मान के द्वारा भी जब हम उसको लाभ देने की बात कर रहे हैं, तो उसको अपनी सेवाओं को प्राप्त करने में खूब सरलता रहेगी। और इस डायरी का और हेल्थ पासबुक का वितरण करने के लिए हम वर्कर्स को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे ब्रांच से आकर वो ये हेल्थ पासबुक ले सकता है, नहीं तो उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं, हम कोशिश तो यही कर रहे हैं कि एम्प्लॉयर के माध्यम से ही इसका वितरण हो, क्योंकि एक एम्प्लॉयर के पास अगर 50 मज़दूर है तो उसको भी तो मज़दूरों की चिंता होती है कि भाई उनको कुछ ना कुछ ऐसा साधन मिलना चाहिए कि जब उनकी ज़रूरत खड़ी हो, उस परिस्थिति में वो खुद जाके हेल्थ हॉस्पिटल में कि डिस्पेंसरी में जाके अपनी चिकित्सा का लाभ ले सकें। एक मैसेज जो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अपने स्टाफ के लिए, और डिस्पेंसरी में जो लोग हैं, हॉस्पिटल्स में जो लोग हैं, एसआरओ में हैं, ब्रांच ऑफिस में हैं, जो उनमें से कई लोग बहुत अच्छे हैं और वर्कर्स का बहुत ख्याल रखते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जिनको शायद ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो शायद बर्ताव जो उनका है वो शायद वर्कर्स के साथ कुछ अलग होना चाहिए। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके जो स्टाफ हैं सारे देश में हैं, उनको वर्कर्स के साथ डीलिंग के लिए क्या कुछ अलग करना चाहिए, कुछ बेटर करना चाहिए? देखिए, ईएसआई तो मैं मानता हूँ कि वर्कर्स की ही स्कीम है, उनके पैसे से चलने वाली योजना है, और जो भी हमारे स्कीम चलाने वाले डॉक्टर्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, ब्रांच के स्टाफ हैं, उनकी सैलरी भी वर्कर्स के कंट्रीब्यूशन में से ही आती है। तो वो वर्कर्स के सेवक हैं, ना कि
वो उनके रेगुलेटर हैं। तो आप सही कह रहे हैं, उनके मन में ये भावना उत्पन्न करनी बहुत ज़रूरी है, उनको इस तरीके की ट्रेनिंग देना ज़रूरी है कि भाई जिस वर्कर को आप जो भी लाभ देना आपकी जिम्मेदारी है, उस वर्कर के पैसे से ही आप वो ऑफिस चलाते हैं। तो ये बात उनके मन में बिठानी ज़रूरी है। और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि वर्कर्स को एम्पावर किया जाए। आज वर्कर जो है उसको पता नहीं होता है कि उसने कब कागज़ ब्रांच में सबमिट किया, कब वो हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास सर्टिफिकेट लेने गया। तो आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि वर्कर को एक वेलकम किट दिया जाए, यानी कि जब वो योजना में दाखिल हो रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि इस योजना के अंदर उसको किस प्रकार के लाभ मिल रहे हैं, और उन लाभों को लेने के लिए उसको किसी एम्प्लॉयर पर या मेरे ऑफिस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। उसको खुद जाके ऑनलाइन अपना फॉर्म भर के जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, जो भी लाभ उसे मिलना है, उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करे ऑनलाइन, और फिर वो ट्रैक कर सके। उसको पता होना चाहिए कि भाई मेरा क्लेम जो है वो कहाँ तक पहुँचा, कब मुझे मिलने वाला है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर हम डेवलप करवा रहे हैं, और साथ साथ हमने एक मोबाइल ऐप जो उमंग के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, चिंता से मुक्ति, उसमें भी ये सारी व्यवस्थाएं करी हैं कि अगर वो मोबाइल ऐप ESIC की चिंता से मुक्ति मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेता है और अपनी जो भी आइडेंटिटी है, यानी कि उसका IP नंबर वगैरह है और मोबाइल नंबर है, उसके माध्यम से वो ऐप को यूज़ कर सकता है। तो उसको ऑनलाइन ऐप के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि उसका क्लेम कहाँ तक पहुँचा, कब मिला या कब रिलीज़ हो गया है। तो ये सारी कोशिशें हम कर रहे हैं, और शीघ्र ही वर्कर्स खुद ही अपना क्लेम लॉन्च कर सके हमारे सिस्टम में, और उसे ऑनलाइन हम ट्रैक करवा सकें। तो हम चाहते हैं कि हमारा कर्मचारी शायद मन में ये सोच के बैठा हो कि अरे भाई कौन उससे सवाल पूछेगा कि कितने क्लेम आपके पास वर्कर के पेंडिंग हैं। तो हम दोनों व्यवस्थाएं करना चाहते हैं कि हमारे अधिकारी कर्मचारियों को इस बात की सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जाए कि भाई वर्कर्स हमारा कस्टमर है, वो उनका अन्नदाता भी है, और उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और साथ साथ हमारे सिस्टम में ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि परफॉर्मेंस की मैट्रिक्स तैयार हो और अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। जो काम नहीं कर रहा है उससे काम लिया जाए, और ना करने की परिस्थिति में हो तो उसके सामने उपयुक्त कार्रवाई की जाए। शुक्रिया। एक्चुअली जो आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और हमारे वर्कर्स धीरे धीरे टेक्नोलॉजी समझ रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो जो आप उनको शक्ति दे रहे हैं टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म की तरह, वो उनको यूज़ करनी पड़ेगी, और करेंगे तो उसका सबको फ़ायदा होगा। लास्ट 2 सवाल। नए लेबर कोड्स आ रहे हैं, उसमें सोशल सिक्योरिटी कोड भी है, सोशल सिक्योरिटी कोड में ESIC है। तो हम में से कई लोगों को ये डर है कि नए कोड्स में क्या वर्कर के जो राइट्स हैं ESIC की तरह, वो क्या कम हो जाएंगे? कोड का ड्राफ्ट तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ चुका है, और मेरा मानना है कि श्रम मंत्रालय को उसके बारे में काफ़ी सुझाव भी मिले हैं। तो उसके बारे में श्रम मंत्रालय विचार कर रहा है, और शायद आने वाले दिनों में वो कोड लेबर यूनियन के साथ चर्चा में रखा जाएगा, और उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। पार्लियामेंट में आए उससे पहले शायद स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर भी उस कोड को एग्ज़ामिन करेगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आने वाले दिनों में जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, और जो यूनाइटेड नेशंस में सारी दुनिया के देशों ने जिनको स्वीकार किया है, उसके हिसाब से गोल नंबर 1.3 वो ये कहता है कि हर देश अपनी कैपेसिटी के हिसाब से यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी की दिशा में आगे बढ़ेगा 2030 तक। तो मैं मानता हूँ शायद हमारा सोशल सिक्योरिटी कोड भी इस दिशा में देश के सारे वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के अंदर लाने की कोशिश करेगा। चूँकि ESI स्कीम आज के दिन ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स पर लागू होती है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स की संख्या भी मेरे हिसाब से अंदाजे 10 करोड़ जितनी होनी चाहिए, जबकि हमारा कवरेज सिर्फ 3.5-4 करोड़ है। यानी कि पहले तो हमें ये 3.5-4 करोड़ के गैप को और 10 करोड़ के गैप को कम करके 10 करोड़ तक ले जाना है, और फिर बाद में ये देखना है कि हम किस तरीके से और अधिक वर्कर्स को इस स्कीम में दाखिल कर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ ग्रेजुअल ग्रेडेड अप्रोच के साथ कोड शायद हमें परमिट करेगा कि हम कैसे यूनिवर्सल कवरेज ऑफ सोशल सिक्योरिटी की दिशा में आगे बढ़ सकें। आखिरी सवाल, जो हम लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, पहली बात तो बहुत शुक्रिया, 2 साल में आपने अब तक हमारा बहुत साथ दिया है और बहुत चीज़ें
इम्प्रूव की हैं। हमारी जैसी सेफ इन इंडिया जैसी ऑर्गेनाइजेशंस या सेफ इन इंडिया के लिए आप कोई सजेशन, कोई सुझाव, क्या हमें क्या करना चाहिए कि हम आपके साथ मिल के इंडियन वर्कर्स का और फ़ायदा करवा सकें? पहले तो मैं सेफ इन इंडिया को बधाई दूंगा कि वो जिस मेहनत और लगन के साथ वर्कर्स के लिए काम कर रहे हैं, ESI स्कीम का लाभ दिलवाने की बात हो या उन्हें जागरूक करने की बात हो, आप लगे रहते हैं और उनकी बहुत सारी समस्याएं आपने हमारे तक पहुंचाई और एक ब्रिज की तरह आपने काम किया। और जिन वर्कर्स को समय से लाभ नहीं मिल रहा था उनको आपकी मदद मिली और उनको ESI स्कीम का लाभ मिला, तो मैं आपको खूब खूब बधाई दूंगा। ये सिर्फ आप जिस विस्तार में, जिस एरिया में काम करते हैं उन वर्कर्स की बात नहीं है। मैं मानता हूँ आप देश के सारे वर्कर्स के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ चर्चा के दरमियान बहुत सारी चीज़ें ऐसे जानने को मिली कि जो देश के सारे वर्कर्स के लाभ के लिए हम उन प्रस्तावों का, सूचनों का हम उपयोग कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में सेफ इन इंडिया ESI के साथ, श्रम मंत्रालय के साथ जुड़ी रहे और आपके जो अनुभव होते हैं या आपको जो सजेशंस नीचे से मिलते हैं वर्कर्स के माध्यम से, जो आपको उनकी समस्याएं जानने को मिलती हैं, उन सब को आप लगातार हमारे साथ बांटिए, शेयर करिए और कैसे हम ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम को और अधिक पॉलिसी लेवल पर और इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर दोनों पर ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। इसमें साथ में मिलकर अगर हम काम करेंगे तो अवश्य हमारे देश के वर्कर्स को और अधिक लाभ होगा। थैंक यू सो मच राजकुमार। प्लेजर मीटिंग।